आरजेएस 2021-22 के परिणाम के अंदर चयनित जो अभ्यर्थीगण हैं अपना अमूल्य समय है वो निकाल कर और आप लोगों को अपना अनुभव शेयर है वो करने आते हैं ताकि आप लोगों को है आगामी परीक्षाओं के अंदर बेनिफिट मिले उनका। उसी कड़ी में आज 4th रैंक से सेलेक्टेड तृप्ति जैन आप लोगों के बीच है वो आई है और अपने अनुभव है वो शेयर करेगी। सबसे पहले मैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से तृप्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तृप्ति ने दोहरा गोल्ड मेडल है वो जीता है। पहले एमपी में सेलेक्ट हुई सिविल जज की पोस्ट पे और उसके बाद अभी राजस्थान में सेलेक्ट हुई है 4th रैंक से। तो इस दोहरे कीर्तिमान है वो स्थापित करने के लिए अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तृप्ति अपने संस्थान की ओल्ड स्टूडेंट है। जब मैंने गांधीनगर में यहाँ शिफ्ट किया ही था 2018-19 में, तो उस समय जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चलती थी उसमें और जजमेंट राइटिंग, इश्यू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग की जो क्लासेस थी उसकी स्टूडेंट थी और वो वाला इंटरव्यू 2019 का दिया था आपने तृप्ति? हाँ, इंटरव्यू दिया वो 2019 का दिया था तृप्ति ने। इंटरव्यू की क्लासेस भी दी, मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए। उसके बाद फाइनली 2 फ्रेंड्स थे, ये अमितेश नाम की एक और कैंडिडेट थी, वो फाइनली सेलेक्ट हो गई थी और तृप्ति का हुआ नहीं। ये दोनों साथ साथ ही आए थे। फिर उसके बाद तृप्ति ने जेलो का इंटरव्यू दिया 2020 वाला, उसमें भी पॉइंट समथिंग से रह गई। फिर उसके बाद एमपी है वो दिया और एमपी में फाइनली अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुई और उसके बाद राजस्थान के अंदर अभी वो जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है इसके अंदर 4th रैंक से फाइनली सेलेक्ट हुई। तो हालांकि लंबा संघर्ष है वो नहीं रहा, बट 17 में एलएलबी तृप्ति की कंप्लीट हुई थी। 5 ईयर लॉ किया तृप्ति ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से और उसके बाद कंटिन्यूस है वो तैयारी की और इस 4 से 5 साल का टेन्योर था जिसमें से 1 ईयर के आसपास या 1.5 ईयर तो कोरोना में ही निकल गया और बाकी समय में लगातार प्रयास जारी रखे जिसका है वो परिणाम आज सफलता के रूप में आपके सामने है। सबसे पहले तो जब इतनी बढ़िया रैंक से सेलेक्ट हुई है तो इस संस्थान और आप सभी लोगों का ये ड्यूटी है वो बनती है कि इनका सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए इस संस्थान के अंदर इस सफलता अर्जित करने के इस क्षण पर, इस मोमेंट पर। तो मैं तृप्ति को है वो आमंत्रित करूँगा कि इधर स्टेज पे है वो आए। यस, मीता। एक गुलदस्ता हम भी भेंट करेंगे इस वो सफलता के उपलक्ष्य में। राहुल आप ले लीजिए। यस, आप में से गर्ल्स कैंडिडेट में से और कोई है वो माल्यार्पण करके और इनका स्वागत या सम्मान करना चाहते हैं स्व प्रेरणा से, तो आइए। और कोई? प्रीति आ जाइए, आ जाइए 1 बाई 1, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। मानसी आप आ जाइए। सुबह जिनका नंबर नहीं आया था, रह गए थे, वो प्रायोरिटी में आ जाए। और कोई?
तृप्ति के लिए एक बार फिर से वो ताड़ियों की शानदार गड़गड़ाहट। अब मैं इसी कड़ी में तृप्ति जैन को आमंत्रित करूंगा कि वो आपको सक्सेस स्टोरी है वो बताए और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, किस तरीके से प्लानिंग की जाए इस आरजेएस की परीक्षा को है वो अल्टीमेटली इसमें चयनित होने के लिए। तो वो अपना अनुभव भी है वो साझा करे आपके साथ और आपको है वो उस रणनीति के बारे में बताए भी जो आपके लिए फ्रूटफुल या यूजफुल साबित हो सकती है। यस, थैंक यू सो मच सर। जर्नी तो सर ने मेरी बता दी। मैं सर से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। अगर टिप्स की बात करें तो 2019 में जो मैंने गलती करी थी वो मैंने इस बार रिपीट नहीं की। मैंने उस टाइम नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे, कुछ नहीं बनाए थे, तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हुई मेंस राइटिंग में। लेकिन इस बार मैंने अपने नोट्स पूरे कंप्लीट रखे और कंटिन्यू रिवीजन मैंने उन्हीं का किया। बहुत सारे सोर्सेज से ना पढ़ें, थोड़े लिमिटेड सोर्स बना लें और उन्हीं नोट्स को बार बार रिवीजन करें। जितनी बार रिवीजन करेंगे हो सकता है हम उसी में अपडेट कर लें, करंट लॉज जो आ रहे हैं उनसे अपडेटेड रहें और वहीं नोट डाउन करते रहें और उसी को बार बार कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। पहले जो मेजर लॉज हैं वो टिप्स पे कंप्लीट कर लें, माइनर लास्ट में कंप्लीट किए जा सकते हैं, इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। तो पहले मेजर सब्जेक्ट्स को एकदम टिप्स पे कर लें। इनिशियली मुझे भी बहुत टाइम लगा था, कभी स्टार्टिंग में 1 महीना लगा एक सब्जेक्ट को आप इसी को करने में, धीरे धीरे वो रिड्यूस होता गया, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन और फिर लास्ट में 2 दिन, 3 दिन और फिर इतने ऐसे नोट्स बना लें कि वो हम 1 दिन में रिवाइज कर सकें। सारे सेक्शंस लिख लें, उनको कंटिन्यू रिवीजन करें। और मेंस की अप्रोच के साथ मुझे लगता है हमें पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स की जब बात करें तो 2 महीने पहले से हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने लास्ट टाइम डेफिनेशन क्लॉज पे ज़्यादा गौर नहीं किया था और डेफिनेशंस मेरी गलती भी वहीं हुई थी, मेरे को डेफिनेशन एग्ज़ाम में याद ही नहीं आई थी। इस बार मैंने क्या किया, जितने भी सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट जे एक्ट क्योंकि उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनकी जितनी भी डेफिनेशन है एक कॉपी में लिख ली थी और मैंने सिर्फ वही डेफिनेशंस को रीड आउट किया और इस बार प्रीलिम्स में काफ़ी सारे डेफिनेशन से सवाल आए थे। एक और जो अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें, हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा सवाल पेपर में आ सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो उनको इस तरह से प्रिपेयर करें। मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो हम 6 नंबर के हिसाब से एक अपना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करें। अगर 4 नंबर का भी आता है तो वहाँ से हम उस आंसर को लिख सकें, 3 नंबर का आता है तो भी हम वहाँ से लिख सकें, 2 नंबर का आता है तो वहाँ से लिख सकें। इस तरह का एक आंसर प्रिपेयर कर लें अपना। और माइनर में लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये मुझे थोड़े टिपिकल लगते हैं, मतलब ये बेयर एक्ट हैं लेकिन ये बहुत वाइड है, इनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इन पर एक प्रॉपर नोट्स बना लें। मेजर की तो हमें टेक्स्ट बुक मिल जाती है, लेकिन एसआरए की और लिमिटेशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है, तो आप इनके जजमेंट्स पढ़ें और नोट डाउन कर लें जो भी आपको रिलेवेंट लगता है। दूसरी बात एनआई एक्ट भी है तो जरा सा पोर्शन, लेकिन वो एक रिफॉर्मेटिव लॉ है, तो जो भी जजमेंट्स आते जा रहे हैं उनके वो भी नोट डाउन करते रहें, रीसेंट लॉज जो भी आ रहे हैं। अब अगर ऐसे की बात करें तो लास्ट टाइम मेरे ऐसे में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, एवरेज मार्क्स थे। इस बार मैंने क्या किया कि जनरल हम लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है, मेन पार्ट है और कंक्लूजन है, लेकिन कंटेंट क्या लिखना है ये समझ नहीं आता। तो एक थोड़ा यूनिफॉर्म पैटर्न मैंने थोड़े सब एसेज में फॉलो किया। ये कि सबसे पहले मैंने कहा कि जितने भी मतलब जो भी ऐसे आ रहे हैं हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न डालें, कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है, कोई अदर लॉज अगर उस पर स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है वो वहाँ मेंशन करें। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है तो वो वहाँ मेंशन करें। एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं पे मतलब स्टेट लेवल पे क्या अप्रोच चल रही है उस रिगार्ड में, नेशनल लेवल पे क्या चल रही है वो भी हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और दूसरे स्टेट का अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मतलब ऐसा कोई इशू आया है हमारे सामने जहाँ से दूसरा कंट्री भी डील कर रहा है, तो उस कंट्री को भी हम मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं कंक्लूजन से पहले। जो भी ऐसे लिखें वो एक कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि जो ना क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना और कुछ कर रहा है, एक नॉर्मल अप्रोच हमारे कंक्लूजन में होनी चाहिए।
इसके अलावा जो भी रीसेंट जजमेंट्स हैं अगर हम पढ़ें तो कोटेशंस वैसे याद मुझे नहीं रहते थे, तो मैंने क्या किया कि जजमेंट्स जो आते हैं उनमें कई बार जजेस बहुत सारे कोटेशन मेंशन करते हैं, तो मैं वो नोट डाउन कर लेती थी और वही कोटेशंस मैं कई बार मतलब ऐसे में जो मैं लिख कर आई हूँ मैं लिख कर आती थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हिंदी के ऐसे में एक गाना लिख कर आई हूँ। मेरा कोटेशन वो हिंदी का मतलब एक गाना था जो मैं लिख कर आई थी, जो कि DY चंद्रचूड़ जी ने अपने जजमेंट में कोट किया था। और अभी रिसेंटली एक जो LGBT का आया है उस पर भी उन्होंने एक गाने का मेंशन किया है ना। तो आप वो छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये बड़ी क्रिएटिव लगती है और अच्छी भी लगती है और इजीली याद भी हो जाती है। सर इसके अलावा स्टूडेंट्स से पूछ लीजिए। एमपी के लिए कंप्यूटर और जीके की प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब कि लिमिटेड सोर्स में? देखिए मैं अगर MP की बात करें तो मैं GK पे इतना फोकस मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो वैसे MP की जो एक बुक आती है GK की वो मैंने ली थी, अभी मुझे उसका नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, MP नो योर स्टेट के नाम से आती थी, है ना। तो वो थोड़ी सी वो देख लें। बाकी मेरा फोकस ये था MP के प्रीलिम्स में कि मैं लॉ में काफ़ी अच्छे नंबर ले आऊँ ताकि वो बैलेंस हो जाए वहाँ पर। तो मैंने यही किया था उस टाइम। जी कंप्यूटर की भी एक बुक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं, पर मुझे इतनी यूज़फुल लगी नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन आई नहीं। मैंने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फिर वही कहीं ना कहीं से वो सॉल्व हो गए। तो पर मेरी अप्रोच ये थी कि मैं लॉ में ही अच्छे ले आऊँ तो वो वहाँ बैलेंस हो जाए। पर एमपी का जो कोड है, लैंड रेवेन्यू कोड है, वो तो काफ़ी बड़ा कोड है, तो आपने उसको पूरा किया था क्योंकि वो मेजर है एक तरीके से, काफ़ी सारे सेक्शंस है उसके अंदर, तो आपने उसको इतना टाइम दिया था? हाँ और मैंने ऐसा लगता है कि हम उसको देने बैठेंगे तो शायद हमारा आरजेएस का सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। नहीं वो इतना बड़ा वैसे है नहीं, मतलब हमें लगता है बहुत बड़ा है। बहुत मोटी वो मैंने उसका बेरक नहीं लिया था, मतलब मैंने बेरक, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास MP रेवेन्यू का बेरक है ही नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन मैंने नोट्स बनाना चालू किए थे और वही नोट्स मैं प्रीलिम्स में पढ़ी, वही मैंने मेंस में किया, वही मैं इंटरव्यू में करी और आज तक मैं वही नोट्स, मतलब अभी तक भी मेरे पास वही नोट्स है। मेरे पास MP रेवेन्यू का अभी तक कोई बेरक है ही नहीं है। तो आप नोट्स बना, मैंने बोला ना प्रिसाइज जितने हमारे नोट्स होंगे वो हेल्पफुल होंगे। वो देख लिया होगा डाउनलोड करके और उसमें हाँ से मैंने वहीं से important नोट डाउन किया सर। सॉरी माइक का यूज करो। माइक है क्या आपके पास? मेजर एक्ट से जो 4 से 5 महीने लग जाते हैं उनको कवर करने में। मेजर एक्ट को कवर करने में 4 से 4-5 5 महीने। हाँ उसके बाद में जब वापस सोचते हैं कि उसका रिवीजन करें तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें वापस रिवीजन में गए तो 4 से 5 महीने और लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इनिशियली बहुत टाइम लगता है उनको तैयार करने में, पर कंटिन्यू रिवीजन ज़रूरी। कंटिन्यू रिवीजन जैसे कि हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा तो अगर पॉसिबल है तो पहले कंटिन्यू 3 दिन आप उसको पढ़ लो। मुझे लगता है 3 दिन जब आप कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे ना, आप 1 महीने बाद भी पढ़ेंगे ना, आपको वो याद रहेगा। तो कुछ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, आप नोट्स बनाएं, उसको 3 दिन पढ़ लें, फिर उसके आप 1-2 महीने बाद जब आपको रिवाइज़ करना है आप करेंगे ना, आपको वो याद रहेंगे। या फिर एक अप्रोच ये भी अपना सकते हैं कि हम 21 दिन बाद हर एक सब्जेक्ट का रिविजन कर लें, पार्ट में डिवाइड कर लें और उन पार्ट्स में हम उनको डील कर लें। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते थे तो इस जैसे बारीक किसी सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखते थे, पूरा सेक्शंस लिखते थे, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते थे? क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है, हम प्रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन क्या पता वो किस तरीके से काम आए। हाँ तो कंप्लीट एज अ टीज़ लिखने का तो कोई सेंस नहीं है, हम बेयरक से वैसे की वैसे उतार लें। तो इंग्रेडिएंट जो मेन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं और वहाँ पे जो आपको एड ऑन करना है, जैसे केस लॉज एड ऑन करने हैं आप वो कर लें, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस है वो मेंशन कर लें वहाँ पे, तो वो हम कर सकते हैं। और दूसरी बात प्रोसीजरल लॉज मुझे ज़्यादा इजी लगता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनमें हम जो हमें समझ आ रहा है हम वो लिख सकते हैं। बाकी जो सब्सटेंटिव लॉज है उनको एज इट इज़, जैसे IPC की डेफिनेशन है तो हमको ऑफकोर्स वो वैसे की वैसे लिखनी पड़ेगी, जो इंग्रेडिएंट्स है वो वैसे के वैसे लिखने पड़ेंगे, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी प्रोसीजरल लॉज में हमें सेक्शन पता होना चाहिए, रूल्स, अगर ऑर्डर है रूल्स है तो हमें ये याद होने चाहिए। अंदर का सब्सटेंस हम जनरली जैसे चीज़ें याद रखते हैं वो वैसे रख सकते हैं। CRPC तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, उसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ भी शायद छोड़ने का होगा। माइक। CPC में हम कुछ शायद छोड़ सकते हैं। मैंने तो देखो प्रीलिम्स की अगर मैंने लास्ट टाइम अभी जो मैं बात कर रही हूँ 2019 में मैंने सब कुछ पढ़ा था, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो आते नहीं है, काउंटरफीट कॉइन आता नहीं है, 105 A से L भी नहीं आता, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन प्रीलिम्स में वो सवाल आ गए।
तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम छोड़ दें, नहीं छोड़ें। प्रीलिम्स के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन मेंस के लिए हमारा सिलेबस पनिशमेंट वाले प्रोविजन नहीं, डेफिनेशन हाँ, एक्सेप्शनली पनिशमेंट। की डेफिनेशन ये तुक्के में सही हो सकते हैं। मतलब कई बार हम ऐसे गो थ्रू करते हैं ना चीज़ों को, वो तो आपके दिमाग में आइडिया लग जाता है कि हाँ ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा 239 का पनिशमेंट क्या है, ये नहीं पूछा ऐसे जाएगा। पनिशमेंट तो नहीं पूछ जाएंगे। आपने लैंग्वेज को कब से और कितना कितना टाइम दिया? वैसे लैंग्वेज तो मैंने मेजर मुझे हेल्प एमपी से मिली, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग वहाँ पे आता है, अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो वो ही मुझे हेल्पफुल करी यहाँ पर। वैसे मैंने लास्ट में ज़्यादा ध्यान दिया, स्टार्टिंग में मैंने इतना ऐसे राइटिंग में और इनमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो एमपी के टाइम पे मेरे प्रिपरेट मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं। जैसे जैसे आपको रीसेंट ऐसे कोई पता चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम कंप्लीट नहीं लिख सकते, 4-5 पन्नों में नहीं लिख सकते। कुछ को स्टार्टिंग में आप 1-2 ट्राई जो करना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने सिर्फ मतलब 1.5 में पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स। न्यूज़पेपर से हेल्प? हाँ, न्यूज़पेपर से हेल्प। क्योंकि एमपी में तो सिर्फ इंग्लिश ऐसे ही आता है, और हिंदी के लिए मतलब जैसे हिंदी के लिए फिर आपने कैसे किया राजस्थान वाले में? न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं। हाँ। न्यूज़पेपर से हाँ, न्यूज़पेपर से, और ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट और है लॉ फाइंडर नाम की, उधर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो देखें, वो बड़े हेल्पफुल रहे मुझे। और मतलब लास्ट टाइम तो शायद वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी बने थे राजस्थान के पेपर में, तो वो बड़े हेल्पफुल रहे, आप देखिएगा, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। स्ट्रेटजी क्या रहती थी आपकी मतलब पढ़ने की? मतलब कितना टाइम इस सब्जेक्ट को देते थे? कि कितने घंटे, या फिर इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट डेली पढ़ना ही है, या फिर वैसे मैं मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ती थी। कितना टाइम है डिपेंड्स कि हमारा एग्ज़ाम कब है और अभी हमारे पास कितना टाइम है, तो हम एक शेड्यूल बना सकते हैं कि 1 से 15 तारीख तक कितना कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें कितना कंप्लीट करना है। तो शेड्यूल होना ज़रूरी है कि इससे वो डिले हो जाता है। हालांकि मुझे मालूम है 15 तारीख तक का मैं फिक्स करती थी, वो 20-25 तक खिंच जाता था, लेकिन हम लेकर चले 15 तारीख तक कि हम कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं इस तरीके से कंप्लीट करती थी। एमपी मेंस और आरजेएस मेंस दोनों की प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस है क्या? एमपी का लॉ मुझे थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता होता है वहाँ पे 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे। अब की बार हालांकि उन्होंने 4-4 नंबर के और कर दिए, तो वहाँ हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन है और इस बार क्या चांसेस बन रहे हैं आने के, तो वो लॉ पोर्शन थोड़ा ईजी है। जजमेंट राइटिंग वहाँ का थोड़ा टिपिकल रहता है। उसके लिए जजमेंट राइटिंग के लिए आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट मतलब ई कोर्ट्स की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के और सेशंस के इनके खुद के जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, तो वो थोड़े बेनिफिशियल रहेंगे। मैंने एमपी में यही किया था, मैंने उन्हीं की वेबसाइट पे जाके वो चेकआउट किए थे कौन कौन से केस लॉज है, मतलब उन्होंने क्या जजमेंट राइटिंग लिखा है। थैंक यू। थैंक यू सर। बैठिए। तो इस तरीके से तृप्ति जैन की जो ये सफलता यात्रा थी आरजेएस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, आप लोगों के साथ शेयर की गई और काफ़ी अच्छी बातें बताई आपको, चाहे वो ऐसे राइटिंग की है, चाहे मेंस की प्रिपरेशन का। नोट्स वाली जो बात कही बहुत इफ़ेक्टिव है। हालांकि मैंने जो मटेरियल आपको दे रखा है वो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ईजी भी लिख रखी है, डिफरेंस भी लिख रखे हैं, केस लॉस भी है, पर आप उसमें और वर्क कर सकते हो। मैंने जो वर्क कर रखा है उसमें और आप कीवर्ड वगैरह को है वो और है वो उनको हाईलाइट कर सकते हो, उनको अपने रिवीजन में ला सकते हो।